तो बच्चों, आज हम कक्षा 11 में अध्याय 6 रैखिक असमीकाएँ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि असमीका होती क्या है, असमीका कहते किसे हैं। ठीक है ना। असमीका या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं इनइक्वलिटी। तो असमीका कहते किसे हैं? यदि दो संख्याओं या दो बहुपदों या दो व्यंजकों के बीच में, दो संख्याओं, दो बहुपदों, दो व्यंजकों के बीच में लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन आर इक्वल, ग्रेटर दैन आर इक्वल का चिन्ह लगा दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? असमीका। ठीक है। एक बार फिर से, यदि दो संख्याओं या दो बहुपदों या दो व्यंजकों के बीच में लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन आर इक्वल, ग्रेटर दैन आर इक्वल का चिन्ह लगा दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? असमीका। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रैखिक असमीका क्या है। तो तुम्हारा टॉपिक है रैखिक असमीका। ठीक है, रैखिक असमीकाएँ। तो रैखिक असमीकाएँ किसे कहते हैं? रैखिक असमीकाएँ या लीनियर इनइक्वलिटीज किसे कहते हैं? तो यदि दी गई असमीकाओं में चर की सबसे बड़ी घात एक हो तो उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक असमीका कहते हैं। ठीक है। जैसे 2x + 3 इज ग्रेटर दैन 5, 3x + 2 इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 10, x इज लेस दैन 0, x + 5 इज लेस दैन आर इक्वल टू 4 आदि। ठीक है ना। इन सबको हम क्या कहते हैं? रैखिक असमीकाएँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रेटर दैन आर इक्वल, लेस दैन आर इक्वल, इन सबको हम क्या कह देंगे? असमीकाएँ। और चूँकि इसमें चर की सबसे बड़ी घात, अब यहाँ पर देख रहे हैं चर x है, सब में चर x है और x की सबसे बड़ी घात कितनी है? 1। तो चूँकि चर की सबसे बड़ी घात 1 है इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? रैखिक असमीकाएँ। ठीक है ना। तो अब हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब इसके बाद आइए देखते हैं रैखिक असमीकाओं के हल। ठीक है, रैखिक असमीकाओं के हल। तो रैखिक असमीकाओं के हल, तो हल के बारे में हम देखेंगे। देखिए, तो इसके हल हम दो प्रकार से करते हैं। इनके हल को ज्ञात करने के लिए हम दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं। पहला होता है बीजगणितीय, हल, और दूसरा होता है आलेखीय हल। ठीक है ना। तो बीजगणितीय हल और आलेखीय हल। हाँ, इनको हल करने के पहले रैखिक असमीकाओं के कुछ नियम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो रैखिक असमीकाओं को हल करने के नियम, रैखिक असमीकाओं को हल करने के नियम। ठीक है। तो देखो, रैखिक असमीकाओं को हल करने का जो नियम होता है, जिसमें बस दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि इनको हल करने के लिए असमीकाओं के दोनों पक्षों में बिना चिन्ह बदले, असमीकाओं के दोनों पक्षों में बिना चिन्ह बदले हम समान राशि को जोड़ और घटा सकते हैं। ठीक है। असमीकाओं के दोनों पक्षों में बिना चिन्ह परिवर्तित किए समान राशि को जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है ना। और नंबर 2, असमीकाओं के दोनों पक्षों में धनात्मक संख्याओं का
धनात्मक संख्याओं का गुणा या भाग किया जा सकता है। ठीक है, तो रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए असमीकरणों के दोनों पक्षों में बिना चिन्ह बदले किसी भी समान राशि को जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है, तथा असमीकरणों के दोनों पक्षों में किसी भी धनात्मक संख्याओं का गुणा या भाग किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि ऋण संख्याओं का हम गुणा नहीं कर सकते हैं, दोनों असमीकरणों के दोनों ही पक्षों में धनात्मक संख्याओं का ही गुणा या भाग किया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद बाकी सब कुछ नियम जैसा समीकरण में होता है, जो तुमने समीकरण में पढ़ा हुआ है, शेष वही सब नियम लगते हैं। बस केवल दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम असमीका के दोनों पक्षों में माइनस का गुणा नहीं कर सकते हैं, अर्थात चिन्ह नहीं बदल सकते हैं। अगर चिन्ह बदलते हैं तो असमीका का चिन्ह भी बदल जाएगा, और दोनों पक्षों का हम व्युत्क्रम नहीं ले सकते हैं। बस ये दो चीज़ें ध्यान रखनी हैं कि असमीकाओं के दोनों पक्षों में इन दोनों चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे, बाकी सब समीकरण की भांति प्रयोग करते हैं। केवल हम क्या नहीं करेंगे कि दोनों पक्षों के, पहला ध्यान रखना है कि दोनों पक्षों के चिन्ह नहीं बदल सकते। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि दोनों पक्षों के हम चिन्ह बदलते हैं या माइनस का गुणा करते हैं तो उस असमीका का चिन्ह भी बदल जाएगा। अर्थात वो अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। और दूसरी चीज़, यदि दोनों पक्षों का व्युत्क्रम लेते हैं, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम लेते हैं, ठीक है ना, व्युत्क्रम लेते हैं, तब भी असमीकाओं के चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर यदि दिया गया है x इज ग्रेटर देन y, ठीक है ना, या इक्वल भी कर लो, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई, तो अगर हम दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस का गुणा करने पर माइनस एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस वाई हो जाएगा। या अगर इसके दोनों पक्षों का व्युत्क्रम लेते हैं तो व्युत्क्रम लेने पर भी 1/x इज लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/y। तो बस इन्हीं दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे। बाकी जैसा कुछ समीकरण में करते थे पक्षांतरण विधि वही लागू होगी। ठीक है ना, अगर हम पक्षांतर करेंगे तो जैसे समीकरण में पक्षांतर करते थे वही तरीका यहाँ पर भी लगेगा। केवल हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, बस इनका। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि बिना चिन्ह बदले हम कुछ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है ना, बिना चिन्ह बदले, ठीक है ना, बिना चिन्ह बदले हम उनकी धनात्मक संख्याओं में किसी भी चीज़ का गुणा या भाग कर सकते हैं। और यदि हम चिन्ह बदलते हैं तो इन दो चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि यदि अगर हम दोनों पक्षों में इनके चिन्ह को बदलते हैं, अर्थात माइनस का गुणा करते हैं, तो असमीकाएँ भी आपस में बदल जाती हैं। ठीक है ना, तो असमीका भी जो है बदल जाएगी। और अगर दोनों पक्षों का व्युत्क्रम लेते हैं तब भी असमीका क्या होगी, बदल जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद अब हल करने में देखिए, तो हल करने में दो तरीके बताए गए थे असमीकाओं के हल। असमीका के हल में पहला तरीका बताया गया था बीजगणितीय हल। ठीक है ना, तो बीजगणितीय हल क्या होता है, तो बीजगणितीय हल का मतलब है कि असमीकाओं में जितने भी संभावित हल हैं सबको लिख देने पर, ठीक है ना, जो हल प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बीजगणितीय हल। जैसे अगर ये कह दिया जाए कि 2x + 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 8, ठीक है ना, 2x + 3 इज लेस देन आर इक्वल टू, या 10 कर लेते हैं, 9 कर लेते हैं। ठीक है ना, 2x + 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 9। और इसके बाद कह दिया जाए कि जहाँ x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर इसको हल करेंगे तो इम्प्लाइज 2x इज लेस देन आर इक्वल टू 9 + 3 उधर जाएगा तो -3 इज इक्वल टू, इम्प्लाइज 2x इज लेस देन आर इक्वल टू 6, इम्प्लाइज x इज लेस देन आर इक्वल टू 6/2, तो ये हो जाएगा 2 3 या 6, तो यहाँ से आ जाएगा x इज लेस देन आर इक्वल टू 3। इसका मतलब अब आगे देखिए क्या दिया गया है, जहाँ x एक प्राकृतिक संख्या है,
प्राकृतिक संख्या है। तो देखो क्या दिया गया है कि x का मान 3 या 3 से छोटा, ठीक है ना। तो 3 या 3 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं, तो 3 या 3 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो इसलिए x बराबर इसका हल आ जाएगा 1 2 3, ठीक है ना। तो इस प्रकार के हल को हम क्या कहेंगे, बीजगणितीय हल। ये क्या कहा जाता है, बीजगणितीय हल। इसी प्रकार और भी हम हल कर सकते हैं। दूसरा है आलेखीय हल, दूसरा है आलेखीय हल, ठीक है ना। तो आलेखीय हल क्या होता है, तो इसका प्रयोग हम ज़्यादातर, ठीक है ना, आलेखीय हल का प्रयोग हम ज़्यादातर संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। या दूसरी भाषा में आलेखीय हल होता क्या है कि यदि दी गई असमीकाओं के हल को वास्तविक रेखा पर प्रदर्शित किया जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, आलेखीय हल। जैसे अगर मान लीजिए इसी उदाहरण को दे दिया गया है 2x + 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 9, ठीक है ना। अब इसको कहा जाए कि इसको आलेखीय हल के द्वारा या आलेखीय बीज के द्वारा हल कीजिए। तो आलेखीय बीज के द्वारा कैसे हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए सारा तरीका यही होगा, इसको हल करते हुए यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना। और हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी इस तरह से अगर कोई भी कंडीशन ना दी गई हो तो इसका मतलब है कि इसका हम केवल किसके लिए ज्ञात करेंगे, वास्तविक संख्याओं के लिए, ठीक है ना। तो हम इसका हल वास्तविक संख्याओं के लिए, या अगर हम लिख ही देते हैं यहाँ पर, जहाँ x एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो अब जब इसको हल करेंगे तो 2x इज लेस देन आर इक्वल टू 9 और +3 उधर जाएगा तो -3 इम्प्लाइज 2x इज लेस देन आर इक्वल टू 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, और यहाँ पर इम्प्लाइज x इक्वल टू 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x बराबर x इज लेस देन आर इक्वल टू 3। तो ये क्या आ जाएगा, इसलिए x इज लेस देन आर इक्वल टू 3। अब अगर इसको हमें संख्या रेखा पर दिखाना है तो इस संख्या रेखा पर दिखाने के लिए जानते हैं कि एक रेखा खींचेंगे जिस पर संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। तो 0 और 0 के अगर दाईं ओर चलते हैं तो धनात्मक संख्याएँ यहाँ से लेकर के अनंत तक, यदि बाईं ओर चलते हैं तो -1 -2 -3 से लेकर के अनंत तक। अब देखिए इसका मान क्या दिया गया है, x इज लेस देन आर इक्वल टू -3, तो x इज लेस देन आर इक्वल टू 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 या 3 से छोटी सभी वास्तविक संख्याएं। तो 3 या 3 से छोटी सभी वास्तविक संख्याएं, तो देख रहे हैं कि 3 और 3 से जितनी भी छोटी वास्तविक संख्याएं होंगी वो जो है इसके बाईं ओर प्रदर्शित होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम जो है एक गाढ़े बिंदु से दिखा देते हैं, भरे हुए बिंदु से, और यहाँ से यहाँ तक -इनफाइनाइट तक इसको तीर के निशान से दिखाते हैं। तो यही इसका क्या कहलाता है, आलेखीय हल, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहेंगे, आलेखीय हल। तो इसका मतलब देखिए, इसको हल करने की दो विधियां हैं समीकरणों को। पहला बीजगणितीय हल, तो बीजगणितीय हल में हम उसकी निश्चित संख्याओं को लिखते हैं, जो भी संख्याएं दी गई होती हैं उन सबको लिख लेते हैं। और आलेखीय हल का प्रयोग हम केवल तब करते हैं जब हमें वास्तविक संख्याएं दी गई, वास्तविक संख्याओं के लिए याद करना। तो वास्तविक संख्याओं को याद करने के लिए सीधा संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए बस इसी प्रकार से हम ज्ञात कर लेते हैं। धन्यवाद।